नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही जरूरी पुर्जे पर गौर करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस के अध्याय 25 की, जो अदालती कार्रवाई में सबूतों से जुड़ा है। हमारे पास इस नए कानून के अध्याय के अंश हैं और हमारा मकसद आज ये समझना है कि एक कोर्टरूम के अंदर सबूतों को दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ये सिर्फ कानूनी धाराओं का जाल नहीं है, बल्कि ये वो नियम है जो तय करते हैं कि किसी की गवाही कैसे लिखी जाएगी, अगर कोई गवाह आ ही ना पाए तो क्या होगा, और फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे सबूतों को कानून की नज़र में कैसे लाया जाएगा। तो चलिए इस प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक शरीर है, तो सबूत इकट्ठा करने और उसे दर्ज करने की प्रक्रिया उसकी धड़कन है। ये अध्याय इसी धड़कन को नियंत्रित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया में हर सबूत को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। इसे समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले वो बुनियादी सिद्धांत जिन पर पूरी गवाही की इमारत खड़ी होती है। फिर वो व्यवहारिक तरीके जिनसे गवाहों की बातें रिकॉर्ड की जाती हैं। और आखिरी में वो खास नियम जो मुश्किल हालात से निपटने और सिस्टम को तेज बनाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत नींव से करते हैं। किसी भी कोर्ट की कार्यवाही का सबसे पहला और बुनियादी नियम क्या है? शायद भाषा और किसकी मौजूदगी में गवाही होगी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे पहला सिद्धांत है मौजूदगी का। कानून कहता है कि कोई भी सबूत अभियुक्त यानी जिस पर इल्जाम है उसकी मौजूदगी में ही लिया जाएगा। ये न्याय का एक मौलिक सिद्धांत है कि आपके खिलाफ क्या कहा जा रहा है ये जानने का आपको हक है, अनिवार्य है। और हाँ, इस नए कानून में साफ तौर पर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का भी प्रावधान है, जो आज के समय की एक बहुत ज़रूरत है। यहीं पर मुझे एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करनी है। यौन अपराधों के मामलों में अक्सर पीड़िता के लिए अभियुक्त के सामने गवाही देना बहुत मुश्किल होता है। क्या कानून इस स्थिति को समझता है? हाँ, बिल्कुल समझता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन है जो कानून बनाने की कोशिश करता है। कानून में एक खास व्यवस्था है कि अगर गवाह 18 साल से कम उम्र की महिला है, तो अदालत यह सुनिश्चित कर सकती है कि गवाही के दौरान उसका सामना अभियुक्त से न हो। अच्छा। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, अभियुक्त के वकील को जिरह करने यानी सवाल जवाब के जरिए गवाही को परखने का अधिकार बना रहेगा। तो यहाँ संवेदनशीलता भी है और अभियुक्त के कानूनी अधिकार का सम्मान भी। बिल्कुल, यही संतुलन न्याय की बुनियाद है। ये संतुलन वाकई जरूरी है। अब आते हैं गवाही को रिकॉर्ड करने के तरीके पर। क्या हर तरह के केस में गवाही एक ही तरीके से लिखी जाती है? मैंने समन मामले और वारंट मामले जैसे शब्द सुने हैं, इनमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से प्रक्रिया का असली फर्क शुरू होता है। आसान शब्दों में समझें तो समन मामले वो होते हैं जो कम गंभीर अपराधों से जुड़े होते हैं, जिनमें सजा 2 साल तक की होती है। ओके। वहीं वारंट मामले गंभीर अपराधों के लिए होते हैं। अब कानून कहता है कि कम गंभीर यानी समन मामलों में मजिस्ट्रेट को हर गवाह की गवाही का सार, मतलब मुख्य बातें, अपनी भाषा में एक नोट के तौर पर लिखनी होती हैं। मतलब शब्दशः लिखने की जरूरत नहीं, बस सार काफी है। हाँ बिल्कुल, पूरा शब्दशः नहीं, बस सार। इससे प्रक्रिया तेज होती है। तो फिर मैं सही समझ रही हूँ, कम गंभीर मामलों में प्रक्रिया थोड़ी तेज रखी गई है। तो फिर गंभीर मामलों में यानी वारंट मामलों में क्या गवाही को शब्दशः लिखा जाता है? बिल्कुल, गंभीर मामलों में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। यहाँ कानून कहता है कि गवाही को पूरे विस्तार से लिखा जाएगा। मजिस्ट्रेट या जज या तो इसे खुद लिख सकते हैं या फिर बोलकर लिखवा सकते हैं। और इसे लिखा कैसे जाता है? एक कहानी की तरह? आमतौर पर इसे एक कहानी या नैरेटिव की तरह लिखा जाता है, लेकिन अगर जज को जरूरी लगे तो वो इसे सवाल जवाब के रूप में भी दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ भी गवाह की पूरी गवाही को ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करने का विकल्प रखा गया है, जो बाद में किसी भी विवाद से बचने में मदद करता है। और जो सबसे गंभीर मामले होते हैं, जैसे सेशन न्यायालय में, उनमें भी यही विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है, कोई समझौता नहीं। ये तो हुई प्रक्रिया की बात। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं और बोलियां हैं, वहाँ भाषाएं एक बड़ी चुनौती होगी। क्या होता है जब कोई गवाह उस भाषा में बात करता है जो कोर्ट की भाषा नहीं है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है और कानून इसका भी हल देता है। नियम साफ है, अगर मुमकिन हो तो गवाही को उसी की भाषा में दर्ज कर लो। और अगर मुमकिन ना हो तो, जैसे कोई बहुत ही स्थानीय बोली हो? तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की भाषा में उसका एक सटीक अनुवाद तैयार किया जाएगा और वो अनुवाद ही आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा।
और अगर अभियुक्त को ही वो भाषा समझ नहीं आ रही जिसमें गवाही चल रही है, तब तो न्याय का पूरा मकसद ही अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए कानून में एक और सुरक्षा कवच है। अगर अभियुक्त को गवाही की भाषा समझ नहीं आती तो उसे उसकी अपनी भाषा में वो सब कुछ अनुवाद करके सुनाया जाएगा। यही नियम उसके वकील पर भी लागू होता है। मकसद यह है कि प्रक्रिया में हर कोई पूरी तरह से शामिल हो और किसी को ये ना लगे कि उसके पीठ पीछे कुछ हो रहा है। तो गवाही दर्ज हो गई, अनुवाद भी हो गया, लेकिन इंसान से लिखने में गलती हो सकती है या सुनने में कोई गलतफहमी हो सकती है। कानून ये कैसे पक्का करता है कि जो लिखा गया है वो वही है जो गवाह ने असल में कहा था? इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार प्रक्रिया है। जब गवाही पूरी हो जाती है तो उसे गवाह को पढ़कर सुनाया जाता है। अच्छा, सबके सामने? हाँ, सबके सामने। और अगर गवाह कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं बल्कि वैसा कहा था, तो जज रिकॉर्ड को काट छांट कर बदलते नहीं हैं। इसके बजाय वो एक अलग से नोट लिखते हैं कि गवाह ने इस हिस्से पर आपत्ति जताई है। इससे रिकॉर्ड की पवित्रता बनी रहती है और साथ ही गवाह की आपत्ति भी दर्ज हो जाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज है जिस पर मेरी नजर पड़ी। गवाह के हाव भाव यानी डिमीनो को रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या जज ये भी लिखते हैं कि गवाह घबराया हुआ था या आत्मविश्वास से भरा था? हाँ, और ये कानून का वो हिस्सा है जहां मशीन नहीं बल्कि इंसान का विवेक काम आता है। जज सिर्फ गवाह के शब्द नहीं सुनते, वो उसे देखते भी हैं। क्या गवाह आंखें चुरा रहा था? क्या वो जवाब देने में हिचकिचा रहा था? क्या उसके चेहरे पर पसीना था? सच में ये सब मिखा जाता है। जज इन बातों पर अपनी एक टिप्पणी रिकॉर्ड में जोड़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि कभी-कभी शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा सच बता देती है। जब बाद में फैसला लिखा जाता है तो ये छोटी-छोटी टिप्पणियां गवाही का वजन तय करने में मदद करती हैं। ये तो हुई गवाहों की बात। अब उस स्थिति पर आते हैं जिसके बारे में फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है, जब अदालत सीधे अभियुक्त से सवाल करती है। उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? उस प्रक्रिया को अभियुक्त की परीक्षा कहते हैं और कानून इसे लेकर बहुत सख्त है। अभियुक्त से पूछा गया हर सवाल और उसका दिया हर जवाब शब्दशः रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी की भाषा में? कोशिश यही होती है कि ये उसी की भाषा में हो। रिकॉर्ड पूरा होने के बाद उसे पढ़कर सुनाया जाता है और फिर उस पर अभियुक्त और जज दोनों के दस्तखत होते हैं। ये एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि अभियुक्त के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ठीक है, तो हमने गवाही दर्ज करने की सामान्य प्रक्रिया समझ ली, लेकिन असल दुनिया में कई मुश्किलें आती हैं। जैसे क्या होगा अगर कोई जरूरी गवाह बहुत बूढ़ा है, बीमार है या देश से बाहर रहता है और कोर्ट नहीं आ सकता? क्या उसकी गवाही के बिना केस लटक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कानून का एक बहुत ही उपयोगी टूल काम आता है जिसे कमीशन जारी करना कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर अदालत को लगता है कि किसी गवाह की गवाही जरूरी है लेकिन उसे कोर्ट बुलाने में बहुत ज्यादा देरी, खर्च या परेशानी होगी, तो अदालत खुद गवाह के पास जाती है। एक तरह से हाँ, अदालत उस गवाह का बयान दर्ज करने के लिए एक कमीशन भेज सकती है। ये एक तरह से अदालत को गवाह तक ले जाना है बजाय गवाह को अदालत तक लाने के। ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां कमीशन जारी करना अदालत की मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी है? हाँ है। कानून कहता है कि अगर गवाह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं, मतलब बहुत ही उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, बिल्कुल, तो उनके पद की गरिमा और व्यस्तता को देखते हुए उन्हें अदालत में नहीं बुलाया जाएगा। उनकी गवाही के लिए कमीशन जारी करना ही होगा, ये अनिवार्य है। और ये कमीशन जाता कहाँ है? मान लीजिए गवाह दिल्ली में है और केस मुंबई में चल रहा है। प्रक्रिया बहुत साफ है। अगर गवाह भारत में ही किसी और जगह पर है तो कमीशन उस इलाके के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। वो मजिस्ट्रेट फिर गवाह को अपने पास बुलाकर वैसे ही पूरी प्रक्रिया के साथ गवाही दर्ज करेंगे जैसे मुंबई की अदालत में होती। और अगर गवाह देश से बाहर है तो उस देश की अदालत या अधिकारी को भेजा जाता है, बशर्ते दोनों देशों के बीच ऐसा कोई कानूनी समझौता हो। सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में भी दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहकर जिरह और प्रति परीक्षा कर सकते हैं। न्याय के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होता। चलिए अब कुछ और व्यावहारिक चीजों पर आते हैं जो अदालती प्रक्रिया को या तो बहुत लंबा खींच सकती हैं या फिर तेज कर सकती हैं, जैसे कि एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, मेडिकल या फोरेंसिक रिपोर्ट्स। ये तो आजकल हर बड़े केस का हिस्सा होती हैं। हाँ, और ये वो एरिया है जहां नया कानून सिस्टम को तेज करने की सबसे बड़ी कोशिश करता है।
सोचिए पुराने सिस्टम में क्या होता था। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने हैदराबाद की लैब में एक रिपोर्ट बनाई। अब उसे सिर्फ ये कहने के लिए कि हाँ ये रिपोर्ट मेरी है और इस पर मेरे दस्तखत हैं, हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली की अदालत में आना पड़ता था। बाप रे, इसमें तो महीनों लग जाते होंगे। महीनों, कभी कभी साल भी। तो अब क्या बदलाव आया है? अब कानून कहता है कि सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें, जैसे फोरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट ब्यूरो या टकसाल के एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सीधे सबूत मान लिया जाएगा। उस एक्सपर्ट को कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जब तक कि दूसरी पार्टी को उस रिपोर्ट के नतीजों पर कोई शक न हो या वो उसे चुनौती देना न चाहे, तब वो अर्जी देकर एक्सपर्ट को जिरा के लिए बुला सकती है। अच्छा। यही नियम मेडिकल गवाहों की रिपोर्ट और शिनाख्त परेड की रिपोर्ट पर भी कुछ हद तक लागू होता है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है जो मुकदमों की रफ्तार कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो वाकई समय बचाने वाला बदलाव है। इसी तरह मैंने दस्तावेजों को साबित करने के बारे में भी एक नियम देखा। कहा गया है कि उनके औपचारिक प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये भी अदालतों का बोझ कम करने के लिए एक शानदार नियम है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने केस में एक जमीन का अग्रीमेंट पेश किया। पुराने तरीके में उन्हें पहले उस व्यक्ति को बुलाना पड़ता जो उस एग्रीमेंट का गवाह था, ताकि वो आकर कहे, हाँ ये दस्तखत मेरे सामने हुए थे। इसमें कई दिन लगते थे। और अब नया कानून कहता है कि जब एक पक्ष कोई दस्तावेज पेश करता है तो अदालत दूसरे पक्ष से सीधे पूछती है, क्या आप मानते हैं कि ये दस्तावेज असली है? अगर दूसरा पक्ष मान लेता है तो बात वहीं खत्म। उस दस्तावेज को बिना किसी गवाह को बुलाए सीधे सबूत के तौर पर पढ़ा जाएगा। इससे उन चीजों पर समय बर्बाद नहीं होता जिन पर कोई विवाद ही नहीं है। ये तो बहुत ही तार्किक है। लेकिन अब एक मुश्किल स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर कोई अभियुक्त फरार हो जाए, पकड़ में ही ना आए, तो क्या केस हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा? गवाह तो इंतजार नहीं करेंगे, वो कहीं और जा सकते हैं या उनकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन कानून इसका भी जवाब देता है। अगर यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त जानबूझकर फरार है और उसे जल्द पकड़ पाने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अदालत उसकी गैर मौजूदगी में ही प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयान दर्ज कर सकती है। ये एक असाधारण कदम है, लेकिन जरूरी है। लेकिन क्या इसमें अभियुक्त के साथ नाइंसाफी का खतरा नहीं है? उसके खिलाफ सबूत दर्ज हो रहे हैं और उसे जिरह करने का मौका तक नहीं मिल रहा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, इसीलिए ये एक असाधारण प्रावधान है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो कोई भी अपराधी सिर्फ भागकर न्याय की पूरी प्रक्रिया को रोक सकता है। कानून ये मानता है कि बाद में जब भी वो अभियुक्त गिरफ्तार होगा तो इन दर्ज किए गए बयानों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वो गवाह तब तक मर चुका हो या गवाही देने की हालत में ना हो। और अगर गवाह उपलब्ध है तो अभियुक्त को उससे जिरह का मौका जरूर मिलेगा। ये न्यायवाद व्यवस्था के बीच एक संतुलन है। और एक आखिरी व्यवहारिक समस्या जो सरकारी कामकाज में बहुत आम है। मान लीजिए एक पुलिस अफसर ने जांच पूरी की, रिपोर्ट बनाई और फिर उसका तबादला हो गया या वो रिटायर हो गया। अब कोर्ट को उस रिपोर्ट पर सवाल पूछने हैं, तो क्या उसे देश के दूसरे कोने से बुलाया जाएगा? का एक बहुत बड़ा कारण था। अब इस नए कानून में एक बहुत ही समझदारी भरा नियम जोड़ा गया है। अच्छा, तो नया अफसर पुराने अफसर के काम की गवाही दे सकता है? हाँ, माना यह जाता है कि वो आधिकारिक रिकॉर्ड्स के आधार पर जवाब दे सकता है और यहाँ भी जरूरत पड़ने पर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी गवाही ली जा सकती है। इसका मकसद साफ है, प्रशासनिक बदलावों की वजह से न्याय की रफ्तार धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो कुल मिलाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का यह अध्याय सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये अदालती प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष, कुशल और आधुनिक बनाने का एक रोड मैप है। भाषा की बाधाओं से लेकर तकनीकी जरूरतों तक और मानवीय संवेदनाओं से लेकर व्यावहारिक मुश्किलों तक ये हर पहलू को छूने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही। ये अध्याय प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस की आत्मा है। हर नियम ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि सच सामने लाने की प्रक्रिया में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। ये एक ढांचा है जो न्याय के बड़े बड़े सिद्धांतों को एक आम कोर्टरूम की सच्चाई में बदलता है। आज की इस गहरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। हमने देखा कि इस नए कानून में ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाही को बहुत बढ़ावा दिया गया है। ये समय और संसाधन बचाने के लिए जरूरी भी है। लेकिन ऐसे में उस पुराने न्यायिक सिद्धांत का क्या होगा जिसमें जज गवाह के हाव भाव को देखकर उसकी सच्चाई का अंदाजा लगाते थे? क्या एक डिजिटल स्क्रीन पर किसी के चेहरे के भाव, उसकी घबराहट या उसके आत्मविश्वास को उतनी ही सटीकता से पढ़ा जा सकता है जितना कि किसी व्यक्ति के सामने बैठकर?
तकनीक और मानवीय विवेक के इस टकराव पर विचार जरूर कीजिएगा।